अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डिस्पैच। मैं हूं उल्फत बशीर। नाजरीन, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी मेंटल इश्यूज़ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे पिछले 2 सालों से, जिस पर ये आर्टिकल का एबॉर्गेशन हुआ है, या कोविड-19 की जो पेंडेमिक आया है, उस वजह से इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड सोशल एक्टिविस्ट आशिक हुसैन ज़की साहब। इससे हम जानेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है द डिस्पैच में। शुक्रिया मैम। सर, आप सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि असल में मेंटल हेल्थ क्या है। देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेंटल हेल्थ से पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ क्या होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम जो वर्ल्ड की एपेक्स बॉडी है WHO, जब WHO हेल्थ को डिफाइन करता है तो वो कहता है कि हेल्थ जो होती है ये कंप्लीट वेलबींग का नाम है। आपका फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी होना ही कंप्लीट हेल्थ का नाम है। तो हेल्थ जो है सिर्फ फिजिकली आपका फिट होना हेल्थ नहीं कहलाता है, बल्कि आपका सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से जो है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जो इसका फिजिकल डायमेंशन है वही ज़्यादा डोमिनेट है। जो मेंटल या सोशल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा कम लोगों को अवेयरनेस है। तो हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। आपने मेंटल हेल्थ की बात की। एक इंसान जब जज्बाती तौर पर उसके ख्यालात के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से जब वो ठीक हो तो हम कहते हैं कि ये इंसान जो है मेंटली हेल्दी है। यानी उसके थॉट्स जो है वो स्टेबल हो, उसके जो इमोशन है इमोशनली वो स्टेबल हो, और उसका बिहेवियर जो है वो भी नॉर्मल हो। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब ये इंडिकेटर्स नॉर्मल हो तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो है मेंटली फिट है। और मेंटल इलनेस जो होती है जब इनमें किसी किस्म का जो है ऊपर नीचे हो जाए, इंसान का जो है उसका थॉट प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाए, थॉट प्रोसेस इफेक्ट हो, उसकी इमोशंस इफेक्ट हो, उसका बिहेवियर इफेक्ट हो, तो हम कह सकते हैं इंसान जो है मेंटली इल है। और यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान फिजिकल इलनेस में मुब्तला होता है तो वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है इस बात को, लेकिन वंस उसकी इमोशंस, उसकी थॉट्स अगर वो मुतासिर हो तो वो दूसरों से हिचकिचाहट महसूस करता है, क्योंकि मेंटल इलनेस को लेके अभी भी हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है। यानी एक ऐब माना जाता है। यानी अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को OCD है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो ये ऐब माना जाता है। तो आपकी वसादत से आपके नाजरीन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक इंसान जिस तरह से फिजिकली इल पड़ सकता है, फिजिकली बीमार पड़ सकता है, इसी तरह से वो मेंटली भी बीमार पड़ सकता है। जिस तरह फिजिकल इलनेसेस के लिए ट्रीटमेंट है, उसी तरह से जो है अगर कोई मेंटल इलनेस में मुब्तला है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो हमें किसी भी शर्म और हिचकिचाहट के बगैर मेंटल इलनेस को भी शेयर करना है दूसरों के साथ। जी सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई शख्स मेंटली इल है तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो इसके जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हुआ है। बिल्कुल, देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी शख्स की मेंटल इलनेस में कोई शख्स मुब्तला होता है तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है विच कैन लीड टू मेंटल इलनेस। थोड़ा हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की पहले बात करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि, और साइकेट्रिस्ट जो है ज़्यादातर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ही बिलीव करते हैं। तो ये माना जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर समझे कुछ केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल की इम्बैलेंस से जो है किसी भी किस्म का कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है या मेंटल इलनेस होती है। मिसाल के तौर पर हमारे ब्रेन में एक
केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, ठीक है। तो जब सेरोटोनिन की एक्टिविटी ब्रेन में लो हो जाती है तो एक इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कुछ केमिकल्स अगर उनकी एक्सेस हो जाती है तो इंसान जो है स्किज़ोफ्रेनिया में जो है मुब्तला हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ज़्यादातर हम इन्हीं केमिकल इम्बैलेंस जो है, केमिकल इम्बैलेंस को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं फॉर मेंटल इलनेसेस, ठीक है। तो इसके साथ जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है कभी मेंटल इलनेस जेनेटिक होती है, यानी पेरेंट्स को होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ, ठीक है। तो वो फिर जो है ट्रांसमिट हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स। या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम ये भी कह सकते हैं कोई इंसान किसी क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला है, कोई डायबिटीज़ में मुब्तला है, कोई हाइपरटेंशन में मुब्तला है, कोई किसी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मुब्तला है, कोई कैंसर में मुब्तला है। तो जब भी एक इंसान क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला होता है, दैट मे लीड हिम टू वेरियस मेंटल इलनेसेस, स्पेशली डिप्रेशन। यानी एक इंसान कैंसर का पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है, तो कैसे मुमकिन है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटली नॉर्मल रहे। तो क्रोनिक डिजीजेस जो है दे कैन ऑल्सो लीड टू वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात हुई। दूसरे है सोशल फैक्टर्स। और जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर ये हाईली रिलेवेंट है, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है। हम पिछले कई दहाइयों से कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, हमने जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी, और मोर रिसेंटली जो है कश्मीर में आपको पता है पिछले 3 सालों से कुछ प्रोसेस हुए, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जो है कोविड का पैंडमिक आया। तो ये जो फैक्टर्स है इसने कश्मीरी समाज में बहुत सारे मसाइल को जन्म दिया, और इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट मसला जो है वो मेंटल हेल्थ का मसला है। मेंटल हेल्थ इन फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। तो ये बहुत एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जो यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, ठीक है। और भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो दे कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल इलनेसेस, जैसे जो है जिस इंसान में भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो भी चीज़ों को नेगेटिवली इवेलुएट करता है, उसका ज़्यादा चांसेस होता है किसी भी मेंटल इलनेस को जो है, किसी मेंटल इलनेस में वो जल्दी जो है वो किसी भी मेंटल इलनेस में मुब्तला हो सकता है। या कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ही ऐसी होती है दे आर प्रोन टू मेंटल इलनेसेस। तो ये कुछ बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है एक इंसान जो है मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी इमराज में मुब्तला हो सकता है। डिप्रेस्ड शख्स से हम बात करने के अलावा, उसे काउंसलिंग का मशवरा देने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले जो है चाहे डिप्रेशन हो या किसी और किस्म की कोई मेंटल इलनेस हो, पहली बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें इसको किसी इंसान की ज़ाती कमज़ोरी नहीं लेना है, और हमें किसी भी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी है इसको बताने में, ठीक है। और जब अब हमें लगे कि किसी इंसान को जो है उसमें वो सिम्टम्स है जिसकी वजह से जो है वो किसी भी मेंटल इलनेस में, स्पेशली डिप्रेशन में मुब्तला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। हम किसी भी शख्स की जो डिप्रेशन में मुब्तला हो या किसी मेंटल इलनेस में मुब्तला हो, पहले हम कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स जो है उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं लगा उनसे कि किसी किस्म का जो है ओवरकम नहीं हो रहे हैं सिम्टम्स, उसके बाद हम प्रोफेशनल हेल्प जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स में सबसे पहले ऐसे शख्स को मौका देना है बात करने का, यानी उसके अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, जो दबी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें कोशिश करनी है उनको वेंट देने की। यानी जो उसके मसाइल है वो अपने मसाइल पे बात करे। क्या होता है मैडम, कभी अगर आप सिर्फ अपना मसला दूसरे को सिर्फ बताती हो, यू आर फीलिंग रिलैक्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो हमें ऐसे शख्स को जो है कोशिश करनी है कि वो अपने मसाइल के बारे में बात करे, ठीक है। ऐसे शख्स को जो है हमें
कभी भी जो है जजमेंटल नहीं बनना है। जजमेंटल का मतलब ये है कि हम इसको कहेंगे वशी डाम लोग मत या कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल बातें कहें, ये कौन सा मसला है, ठीक है। तो हमें जो है जजमेंटल नहीं बनना है, या ये आपकी गुनाहों की सज़ा है उसी वजह से आपको ये हुआ है, तो जजमेंटल एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे गालिब का एक शायर जो है वो याद आ रहा है, बिल्कुल वो हम यहाँ पे कह सकते हैं उसकी बहुत अच्छी नज़र थी। वो कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। यानी दोस्तों का ये काम नहीं है कि वो आपको वाज़ नसीहत करे, बल्कि वो आपके गम जो है, आपकी परेशानियों जो है उनको सुने और जो है आप जो उनके साथ शेयर करें विदाउट जजमेंटल, वो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो हमें जो है ऐसे शख्स को अपने मसाइल पे बात करने के लिए एनकरेज करना है। इसको जो है इस तरह के लोग जो है स्पेशली जो डिप्रेशन में मुब्तला लोग होते हैं वो ज़्यादातर सोशली आइसोलेट रहते हैं, वो अकेलापन जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बने, हाँ, या वो फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेक्ट करे, ठीक है। तो ये भी एक सेल्फ हेल्प टेक्निक हो सकती है। इसी तरह से जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो फिर अलग थलग रहता है, किसी भी किस्म की कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है, घर में बैठा रहता है। और जब भी हम रेस्ट में हो, किसी किस्म की कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो जो हमारा जो मैंने अभी कहा हैप्पी हार्मोन जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, तो वो बूस्ट नहीं होता है। तो हमें ऐसे शख्स को बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है। ये गेम्स खेल सकता है, जॉगिंग कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के एक तो फिजिकली जो फिजिकल हेल्थ, फिजिकली तो हेल्थी रहता ही है इंसान, साथ ही साथ जो है ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जो है आपका सेरोटोनिन जो है वो बूस्ट होता है, ठीक है। तो और ऐसे शख्स को हमें मुख्तलिफ कामों में जो है एंगेज रखना है, इसको कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स है। तो इन सेल्फ हेल्प टेक्निक्स की वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा जो है इसका जो डिप्रेशन जो है वो ओवरकम हो सकता है। अब अगर इससे भी इसको किसी किस्म का कोई रिलीफ महसूस ना हो तो वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा सकता है। और प्रोफेशनल हेल्प के लिए वो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, वो मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जा सकता है, जो मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए जो है ऐसे अशख़ास का इलाज कर सकता है। सर, बस जाते जाते मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, डिप्रेशन जो है ये किसी भी इंसान की कोई वीकनेस नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से हर किसी बीमारी का इलाज है, डिप्रेशन का भी ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो मेरा जो भी आपके नाजरीन है, अगर उनमें से किसी को भी लग रहा है कि उसको डिप्रेशन है, तो उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जो है एक साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँ, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर जो यूथ्स में डिप्रेशन है उसके कॉजेज़ जो है वो नॉन बायोलॉजिकल है, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो बाकी जो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से जो है यहाँ का यूथ जो है डिप्रेशन में मुब्तला है। तो बेहतर होता अगर वो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाए, क्योंकि फैक्टर्स जो है वो नॉन बायोलॉजिकल है। इसलिए जो काउंसलर होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो इसको नॉन बायोलॉजिकली ट्रीट करता है, यानी दवाइयों के बगैर वो जो है काउंसलिंग के लिए और बहुत सारी साइको सोशल इंटरवेंशंस है उनके ज़रिए जो है वो इस ऐसे अशख़ास को ठीक करता है। तो मेरी यही मैसेज होगी कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के जो है ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ जो है बात करें, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो उनका डिप्रेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। सर, थैंक यू सो मच द डिस्पैच के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया मैडम आपका भी। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन ज़की साहब, जो एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में। आप देखते रहिए द डिस्पैच।